हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज शुरू करने वाले हैं परमाणु चैप्टर का वीडियो नंबर 3। पहले दो वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने परमाणु के बारे में और रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं नाभिक के आकार के बारे में, कि नाभिक के आकार की हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि नाभिक का आकार कितना होगा। और ये सब पॉसिबल होगा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे। उसी से हम निकाल लेंगे कि नाभिक का आकार कितना हो सकता है। दूसरा टॉपिक जो आज का है वो हमारा है संघट्ट प्राचाल। क्या होता है संघट्ट प्राचाल, किस चीज का होता है और हमें क्या जानकारी ये देता है, यही हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बस दो टॉपिक। उम्मीद है लंबा लेक्चर नहीं होगा, ये ज़्यादा छोटा सा लेक्चर है और जो टॉपिक है वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे इनको। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। सब हेडिंग लगा लीजिए, नाभिक के आकार का आकलन। हेडिंग क्या लगाना है भाई? नाभिक के आकार का आंकलन। आंकलन को बोलते हैं एस्टिमेशन। मतलब हम क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि नाभिक का आकार कितना हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको अंदाजा लगाने से पहले नाभिक के आकार का हम पढ़ेंगे अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बच्चों, जो मैंने दूसरी हेडिंग लगाई है ना, ये स्लैश लगा के, इसी को पढ़ के हम ये कर पाएंगे। मतलब ये हमें पहले करना पड़ेगा, तभी हम ये बातें समझ पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि नाभिक का अगर आकलन लगाना है, हमें अंदाजा लगाना है कि कितना नाभिक का आकार है, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की बात करनी पड़ेगी, जो किसने किया था? रदरफोर्ड ने। क्या बताया था रदरफोर्ड ने? कि जब हम धातु की पन्नी, सोने की पन्नी की बात करते हैं, के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अल्फा कण धातु की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए, ज्यादातर। इस अंदाजा हमने लगाया था कि जो परमाणु है उसका ज्यादातर हिस्सा खाली है। लेकिन हम आज उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ नाभिक के सामने वाले अल्फा पार्टिकल की। मान लीजिए बच्चों, ये नाभिक है। बच्चों मैं परमाणु नहीं बता रहा हूं, परमाणु बड़ा है, उसके अंदर केंद्र पे क्या है? नाभिक, जिसमें कौन होता है? धनावेश। और ये है हमारे नाभिक का केंद्र। हमने कहा ये कौन है? नाभिक। और ये नाभिक का केंद्र, और ये है नाभिक की त्रिज्या, जिसे मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, उसका कोई कारण है। और हमने क्या किया, यहां से एक अल्फा कण भेजा, अल्फा कण ऐसे v वेग से। इस अल्फा कण का द्रव्यमान कितना? m। और ये बिल्कुल नाभिक के केंद्र के सामने चलना शुरू हुआ। ध्यान रखना, हम सिर्फ उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो नाभिक के केंद्र की ओर गति कर रहा है। इन वाले अल्फा कणों की हम बात नहीं कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि ये अल्फा कण यहां तक पहुंच पाया, ये यहां तक। इसको मैंने डॉटेड लाइन कर दी, और ये है हमारे नाभिक के केंद्र से जाने वाली डॉटेड लाइन। अगर मैं पूछूं क्या नाभिक का केंद्र ये है और ये हमारा अल्फा कण है, और उनके बीच की सबसे कम दूरी ये है, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे r0 से, क्या अल्फा कण इससे आगे गया? नहीं। अगर यहां से हम ज्यादा गतिज ऊर्जा दे दें, ज्यादा तेजी से फेंके इसको, तो ये और पास चला जाएगा। जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा हम यहां से देंगे, जितना ज्यादा वेग यहां से हम देंगे, अल्फा कण उतने ही नाभिक के पास पहुंच जाएगा, और अंत में वो यहां पहुंच पाएगा बच्चों, यहां। और क्या ये दूरी नाभिक की त्रिज्या के बराबर दिखाई दे रही है क्या आपको? अल्फा कण की केंद्र से दूरी कितनी है? ये है नाभिक की त्रिज्या के बराबर। मतलब अगर मैं किसी तरीके से अल्फा कण को यहां पहुंचा दूं और किसका मान निकाल लूं? r0 का, ये r0 हो जाएगा ना फिर, तो r0 ही क्या बन जाएगी? नाभिक की त्रिज्या। तो इस तरीके से बच्चों हम निकालने वाले हैं नाभिक के आकार का आकलन, अंदाजा लगाने वाले हैं, मतलब त्रिज्या का अंदाजा लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले निकालते हैं अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से न्यूनतम दूरी। मान लेते हैं बच्चों, यहां से जो अल्फा कण चला उसकी गतिज ऊर्जा k है,
कितनी है के, और यहाँ उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है 0। अब सुनना बच्चों, यहाँ मैं दो प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ अल्फा कण की। पहली गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसके पास क्यों है? क्योंकि इसके पास वेग है, क्योंकि इसके पास चाल है। किसी भी वस्तु के पास अगर वेग है, चाल है, इसका मतलब उसके पास क्या होगी? गति ऊर्जा। और यहाँ स्थितिज ऊर्जा मतलब लिखी तो मैंने 0, लेकिन मैं स्थितिज ऊर्जा की बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझना है। भले ही यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 है, लेकिन बात तो हमने की क्योंकि अल्फा कण एक धनावेश है और यहाँ नाभिक भी कैसा है? धनावेश। और बच्चों जब दो आवेश, चाहे वे प्लस हो चाहे वे माइनस हो, चाहे एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। हमने कहा यहाँ स्थितिज ऊर्जा 0 क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चों आपने पहले चैप्टर में 12th के पढ़ रखा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, जहां Q1 Q2 क्या है? दो आवेश हैं, एक यहाँ अल्फा का आवेश है और एक यहाँ नाभिक का आवेश है, और R है उनके बीच की दूरी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मैंने अल्फा को नाभिक की तरफ भेजा तो ये नाभिक, ये जो अल्फा है ना, ये नाभिक से बहुत दूर है, मतलब R का मान अनंत है। अब अनंत का मतलब ये नहीं है कि कई किलोमीटर से आ रहा है ना, समझना कि अनंत का मतलब ये है कि नाभिक बहुत छोटा सा है और दूरी हमारी बहुत ज़्यादा है। नाभिक का आकार कितना होता है? चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, वैसे तो निकालना है हमें, 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, और हम भेजेंगे उसे 1 मीटर दूर से, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 10⁻14 गुना 10⁻15 गुने। तो मान सकते हैं कि जब ये अल्फा यहाँ से चलेगा तो ये R कितना हो जाएगा? अनंत। और बच्चों जब R का मान इन्फिनिटी होगा तो U लगभग कितना हो जाएगा? 0। मतलब जब अल्फा यहाँ है तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी है? 0। आप सुनो, अल्फा कण यहाँ से चला, हमने इसको v वेग से फेंका, इस पे भी प्लस चार्ज और यहाँ नाभिक पे भी प्लस चार्ज, तो नाभिक इसको क्या करेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों पे प्लस आवेश है। तो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की तरफ बढ़ेगा तो इसमें प्रतिकर्षण के कारण इसका वेग घटता जाएगा। मतलब यहाँ से वेग चला बहुत तेजी से, चलते चलते कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और बच्चों यहाँ जाके इसका वेग कितना हो गया? 0। तभी तो रुकेगा। अगर इसका वेग 0 ही ना हो तो ये तो आगे चलता जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा कण यहाँ रुक गया जाके और यहाँ से फिर उसने वापस लौटना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ उसका वेग कितना है? 0। और वेग 0 होने का मतलब बच्चों उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? 0। किस जगह? इस बिंदु पे, जहां हमने कहा कि वो सबसे नजदीक पहुंचा। न्यूनतम दूरी कहां से? नाभिक के केंद्र से। मैंने पूछा आपको बताओ यहाँ स्थिति ऊर्जा 0 है क्या? आपने कहा अब स्थिति ऊर्जा 0 नहीं होगी, अब होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान, अल्फा पे कितना आवेश होता है? 2e, तो मैंने लिखा 2e। मान लेते हैं इस नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो Z है, तो इस पे आवेश होगा Ze। ये मैंने आपको समझा रखा है और जितना आपको आता भी होगा कि अगर परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक में कितना आवेश होगा? Ze बटे उनके बीच की दूरी, कितनी दूरी है? r0। देखो मैंने दो स्थितियों की बात की। यहां गति ऊर्जा कितनी? K, उसको मैं लिख देता हूं 1/2 m द्रव्यमान और v चाल, v²। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं k का ही यूज करूंगा। और स्थिति ऊर्जा कितनी है यहाँ? 0, क्योंकि ये कण बहुत दूर है। अल्फा कण अभी कितनी दूर है? बहुत दूर है। हमने कहा यार यहां ना लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, जानते हो ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि भाई ऊर्जा क्या रहनी चाहिए? नियत। यहाँ की कुल ऊर्जा बराबर यहाँ की कुल ऊर्जा। यहाँ की कुल ऊर्जा कितनी है? K + 0, K + 0। और यहाँ की 0 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze × E², 2Ze² बटे r0। तो क्या देखा हमने कि K बराबर कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बटे r0। अगर मैं यहां से r0 की वैल्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बटे K,
जहां के क्या है गतिज ऊर्जा। अब इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, या तो ऐसा कह लो कि यहाँ की ऊर्जा बराबर यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर यहाँ की ऊर्जा, या ये कह लो ना अब कि यहाँ की सारी जितनी गतिज ऊर्जा होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा में। क्योंकि देखो यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है 1/2mv², और यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी है 0, यहाँ स्थिति ऊर्जा कितनी है 0, और यहाँ इतनी होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब यहाँ से अल्फा चलता है तो उसके पास केवल कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो उसके पास केवल कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब यह है कि यहाँ की सारी स्थिति गतिज ऊर्जा लगातार किस में बदलती गई, स्थितिज ऊर्जा में, और यहाँ आके गतिज ऊर्जा होगी 0 और सारी गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो मैं सीधा ये लाइन भी लिख सकता था कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर, स्थितिज ऊर्जा के। देखो ये किसके बराबर, इसके, लेकिन नहीं लिखा मैंने समझाने के लिए, क्या लगाया, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब यहां से समझो थोड़ी सी बात, आप क्या देख रहे हो यार कि ये R0 ना किस पे निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा पे। ये तो बाकी तो सब चीज कांस्टेंट होगी ना, ये जेड बदल सकते हो आप, हाइड्रोजन लेके लेंगे एक हो जाएगा, लेकिन मान लो मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तब तो जेड फिक्स हो गया। मतलब ये जो R0 है ये किस पे निर्भर कर रहा है, K पर। और क्या बता रहे हैं कि K जितना ज्यादा होगा R0 उतना ज्यादा उतना कम होगा। और ये मुझे दिख भी रहा है कि मैं जितनी ज्यादा तेजी से इसको फेंकूंगा, मतलब जितनी ज्यादा इसकी गतिज ऊर्जा होगी ये उतना ज्यादा पास पहुंचेगा नाभिक के, और R0 की वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब यहां से अगर हमने अल्फा को आराम से फेंका, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कम है, तो R0 का मान ज्यादा होगा। इस R0 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब अल्फा कण बहुत पास नहीं पहुंच पाएगा नाभिक के। लेकिन अगर यहां से हमने उसको बहुत तेजी से फेंका, उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हुई, तो K ज्यादा होने से R0 कम हो जाएगा, और R0 का कम होने का मतलब है बच्चों कि अल्फा कण नाभिक के बहुत पास पहुंचने वाला है। अब अगर आपके पास इस K का मान हो, इसका मान मेरे पास है, E का मान मेरे पास होता है, और Z का मान हम किसी के लिए भी निकाल लेंगे। जैसे हमने ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो प्रयोग किया था, ये किस पे किया था, ये फेमस किसके लिए है, सोने के लिए। तो सोने के लिए Z का मान कितना होता है 79, उसके लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, ये मैं हटा देता हूं, रखते हैं मान इसमें। हमने कहा R0 निकालना, R0 1/4 का मान आपको पता होगा सबको, 9 गुणा 10⁹9। ये सब नोट कर लेना भाई। अच्छा जी, ये है 2, जेड का, सोने के लिए जेड का मान होता है 79, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, जानते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, बटे के कितना। अब यार ये के कैसे पता चले, के क्या है, गतिज ऊर्जा। जिस अल्फा कण को हमने दे के मारा उसकी गतिज ऊर्जा। बच्चों ये देखा गया है कि जो प्राकृतिक रूप से अल्फा कण निकलते हैं, जहां अपने आप, जो अपने आप निकलते हैं किसी पदार्थ से, उनकी गतिज ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या याद करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख लो तो बढ़िया बात है। क्या याद रखना है कि किसी पदार्थ से अगर अल्फा कण अपने आप निकलते हो, इस पद घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविता। जब अल्फा कण अपने आप निकलते हैं किसी जगह से, किसी पदार्थ से, तो उस घटना को रेडियो एक्टिविता बोलते हैं बच्चों। तो उन अल्फा कणों की सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा इतनी हो सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस प्रयोग में वे अल्फा पार्टिकल यूज किए जिनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है। क्या अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा इनसे ज्यादा नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसके लिए गतिज ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी अल्फा कण को। मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सामने से देखा, पदार्थ रखा था, अल्फा कण निकला, अरे भाई इतनी तेज, इससे तेज भी निकल सकता है, उसके लिए फिर हमें अब अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको। तो हमने कहा के का मान रखते हैं 7.7 मिलियन, का मतलब होता है बच्चों 10⁻6 मिलियन का मतलब, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलेंगे जूल में, उसके लिए हम 1.6 गुणा 10⁻−19 से गुणा करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलो तो 1.6 गुणा 10⁻−19 से गुणा कर दो। देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ एक पावर गई, तो R0 का मान आया बच्चों 9 दूनी 18 गुणा 79
10 की घात 9 1.6, एक पावर तो बच रही ना, 10 की घात -19 बटे 7.7 गुणा 10 की घात 6। और जब इसको सोल्व करेंगे आप 18 गुणा 79 गुणा 1.6 बटे 7.7, तो ये आ जाएगा 19 में से 9 गए -10 और 6 -16। और जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, कर लेना इसको, ये लगभग यहाँ तो आएगा 10 की घात -14 और यहाँ आएगा समथिंग 1.1 या 2.1, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा ऐसे 1.2 समथिंग, 2.1, 3.1 के बाद होगी। कैलकुलेशन कर लेना, मैं करूँगा तो टाइम लग जाएगा यहाँ। तो इतना आएगा, और किस में आएगा ये आंसर? मीटर में। मतलब अगर मैं किसी अल्फा कण को इतनी ऊर्जा से नाभिक की तरफ फेंकूं, और नाभिक की तरफ फेंकने का मतलब है नाभिक के केंद्र की तरफ जाना चाहिए, तो वो इतने पास पहुंच सकता है। ये नाभिक है और हमने कहा अल्फा कण यहां पहुंचा, ये हमने r0 कहा था। इसका मतलब ये है कि नाभिक की त्रिज्या तो इस r0 से और कम होगी, क्योंकि ये तो यहीं फेंका, यहां तक पहुंचा ना ये, और त्रिज्या तो इतनी है, मतलब नाभिक की त्रिज्या इससे भी कम होने वाली है। और बच्चों जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमने ये देखा कि जो जिस सोने के लिए क्या ना हमने 79 रखा, इसके एक नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 6.9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, मतलब इससे 10 गुना छोटी। यहाँ 10 की घात -14 है, यहाँ 10 की घात -15 है। इस प्रकार से बच्चों हमने लगाया नाभिक के आकार का आकलन। ये जो हमने सारा किया यह है नाभिक के आकार का आकलन, और ये जो r0 निकाला ये है अल्फा कण की नाभिक के केंद्र से न्यूनतम दूरी, जिसके लिए हमने यूज किया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समझ आ गया क्या बच्चों आपको? अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों आज का, इसको ना ध्यान रखना, इसको लिख लेना भाई, ध्यान सारे ही लिखना है वैसे तो, लेकिन इसको याद रखना। लास्ट टॉपिक है हमारा संघट प्राचाल, अल्फा कण का संघट प्राचाल। अब ये क्या होता है संघट प्राचाल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये हमें क्या बताता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप सब, संघट प्राचाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। क्या हेडिंग लगानी है? संघट प्राचाल। संघट का मतलब होता है टक्कर, इंग्लिश में बोलते हैं इंपैक्ट। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा इंपैक्ट का मतलब। वो जब DRS लेते हैं ना, तो वहाँ वो जब दिखाते हैं भाई गेंद लाइन में गिरी नहीं, वहाँ एक लिखा होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब टक्कर कहाँ हुई बॉल की पैड के साथ। तो हमने कहा संघट प्राचाल हमें क्या बताता है, इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों B से। पहले पता करते हैं कि है क्या, बताता क्या है वो बाद में देखेंगे। हमने कहा मान लीजिए ये कोई नाभिक है और ये उसका केंद्र है। हमने यहाँ से एक अल्फा कण बिल्कुल नाभिक के केंद्र की ओर भेजा, और मान लेते हैं ये यहाँ पहुंचा बिल्कुल यहाँ तक, और इसको यहाँ मिला दिया मैंने। एक को यहाँ भेजा, ये ऐसे गया और ये यहाँ से मुड़ के ऐसे आ गया। पता है ना आपको कि अल्फा कण क्या होंगे? प्रतिकर्षित। एक को यहाँ से भेजा ऐसा, और वो प्रतिकर्षित तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ, ये ऐसे चला गया। फिर एक अल्फा कण ऐसे भेजा, और हमने क्या देखा कि ये सीधा ही निकल गया, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने कुछ अल्फा कण बना के दिखाए, अल्फा 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 अल्फा। इन सब के लिए मैं आपको संघट प्राचाल का मतलब समझाऊंगा क्या होता है। मान लेते हैं इसका वेग कितना v, इसका v, इसका v, सबका v है, सब समान वेग से चले हुए हैं। तो बच्चों अब पहले एक बार लिख लो, फिर समझते हैं क्या होता है। किसी अल्फा कण के, ये अल्फा कण है, प्रारंभिक वेग
अब प्रारंभिक वेग क्यों बोला, क्योंकि ये वेग लगातार घटता जाएगा बच्चों, जैसे जैसे नाभिक की तरफ बढ़ेगा इस वेग में परिवर्तन आएगा, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल प्रारंभिक वेग की। किसी अल्फा, आप यहाँ के वेग की बात नहीं कर सकते ना, गलत हो जाएगा। संघट्ट प्राचाल की परिभाषा में क्या आएगा, प्रारंभिक वेग। किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी को या न्यूनतम दूरी को, लंबवत जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है बच्चों, लंबवत दूरी को उस अल्फा कण का, उस अल्फा कण का संघट्ट प्राचाल कहते हैं, संघट्ट प्राचाल कहते हैं। परिभाषा तो मैंने आपको लिखवा दी, लेकिन हमें समझाओ ये है क्या बच्चों। इसका ये देखो, अभी इसको छोड़ दो, सारों को छोड़ दो, बस इसको देखो, ये प्रारंभिक वेग है, इसको उठाओ और उसको उठा के यहां रख दो कहीं भी जहां ये सामने बैठता हो, मैंने कहा ये, और इसकी लंबवत दूरी निकाल लो केंद्र से, इसको बोलते हैं बी, संघट्ट प्राचाल। नाभिक के केंद्र से प्रारंभिक वेग की, अब इसकी दूरी ऐसे नहीं निकालनी थी, ये लंबवत दूरी थोड़ी है, हमने क्या लिख रखा है यहाँ, लंबवत दूरी या सबसे कम दूरी। कभी आप इसको यहां से ऐसे मिला दो और कहो कि ये क्या है, संघट्ट प्राचाल, ना, गलत हो जाएगा भाई। प्रारंभिक वेग की दूरी निकालनी है केंद्र से, लेकिन कौन से वाली, लंबवत। देखो ये लंबवत दूरी नहीं है, तो आप ऐसा करो, या तो इसको उठा के यहां डाल दो या केंद्र को उठा के यहां ले आओ, ये दूरी क्या कहलाएगी, बी। अब मुझे बताओ इसकी क्या होगी, इसकी, तो आपने कहा इसको भाई यहां उठा के रख दो इसके सामने, और ये जो दूरी आएगी केंद्र से, ये क्या कहलाएगी, बी, या केंद्र को यहां ले आओ तो ये दूरी क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। यहां से दूरी कहां से मापी जानी है, नाभिक के केंद्र से। तो हमें पता चला कि अगर आपको संघट्ट प्राचाल निकालना है तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। संघट्ट प्राचाल क्या है, दूरी किसकी, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की, शुरू वाला वेग कहां से निकालनी है दूरी, नाभिक के केंद्र से। किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी को उस अल्फा कण का संघट्ट प्राचाल कहते हैं, और उसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों बी से। परिभाषा समझ आ गई। अब एक और बात समझो यहां से, कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के केंद्र से दूर जाता जा रहा, हमारा संघट्ट प्राचाल बढ़ता जा रहा। इसका संघट्ट प्राचाल कितना है, 0, क्योंकि इसके केंद्र से लंबवत दूरी कितनी है, 0। आप कहोगे ये है दूरी, तो अरे नहीं भाई, लंबवत दूरी की बात कर रहा हूं, इसको उठा के यहां रख दो, कितनी दूरी हो जाएगी, 0। मतलब इस वाले कण की संघट्ट प्राचाल कितना है, 0, बी का मान 0, और इसकी कितनी है जो सबसे दूर है, ये लगभग क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहां से एक बात पता चल रही है हमें कि संघट्ट प्राचाल का मान जितना ज्यादा होगा वो अल्फा कण उतना ही कम विक्षेपित होगा। देखो ये सीधा निकल गया, यहां विक्षेपण कोण कितना है, 0 थीटा। भाई अल्फा कण गया मजे में, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जिसका संघट्ट प्राचाल 0 है वो तो सामने आ जाएगा और वापस आएगा, मतलब थीटा कितना है, 180। ये बातें आप ध्यान रख सकते हो कि जब संघट्ट प्राचाल का मान 0 होता है तो विक्षेपण कोण अल्फा कितने कोण पे मुड़ा, वो कितना होगा, 180। और जब b का मान अनंत होगा तो थीटा कितना होगा, 0। इसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, आपके किसी काम का नहीं है, रटना पड़ेगा आपको। b का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e²/k, और यहां आएगा कोट थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है। हो सकता है आपकी नॉलेज बढ़ा दे तो आप याद कर लो। देखो जहां z क्या है, ये नाभिक किस परमाणु का है, उसका परमाणु क्रमांक। जैसे सोने का है तो यहाँ z बराबर 79 रख देंगे। E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, k क्या है, इसकी गतिज ऊर्जा अल्फा कण की, और थीटा क्या है, विक्षेपण कोण। अच्छा डालो, थीटा बराबर 180, 180/2 90, कोट 90 होता है कितना, 0। तो b कितना आ जाएगा, 0। देखो इस फॉर्मूले से थीटा को 0 डाल लो, यहाँ कोट 0 होता है अनंत, तो b कितना हो जाएगा, अनंत। क्या मैं आपको संघट्ट प्राचाल समझा पाया? आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका फायदा क्या है। फायदा बहुत है बच्चों। किसी भी अल्फा कण का संघट्ट प्राचाल हमें यह बताने वाला है कि वो अल्फा कण
कितना ज्यादा विक्षेपित होगा या कितना कम विक्षेपित होगा। संघट्ट प्राचाल का मान जितना अधिक होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम होगा। देखो सबसे ज्यादा अल्फा का संघट्ट प्राचाल यहां है और ये सबसे कम विक्षेपित हुआ। यहां संघट्ट प्राचाल 0 है, यहां विक्षेपण सबसे ज्यादा हुआ 180 डिग्री। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूं। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोहर का परमाणु मॉडल, जो किसके ऊपर बेस है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ऊपर। अगर आपको अगला वीडियो अच्छे से पढ़ना है तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और कमियां तो तभी समझ आएंगी जब आपको परमाणु मॉडल आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।